जय हिंद दोस्तों। रैंकर्स करंट अफेयर में आपका स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 10 जनवरी 2026 और आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने जा रहे हैं और उसके साथ हम देखेंगे स्टैटिक जीके को। स्टैटिक जीके यानी कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड वो फैक्ट जिनसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस करंट अफेयर का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। हमारे कमेंट सेक्शन में ड्राइव का लिंक दिया होगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का रैंकर्स नामा का लिंक दिया हुआ है, उसको आप फॉलो कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसके साथ साथ हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी हैं, वहां पर भी हम लगातार ऐसी वीडियोस देते रहेंगे, तो उसको भी आप जरूर फॉलो कर लीजिए। पहले प्रश्न पर चलते हैं और उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी संस्था कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रबंधन प्रणालियों के लिए ISO IEC 42001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत, मध्य पूर्व, एशिया प्रशांत और दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्रों की पहली भुगतान कंपनी बन गई है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। एक है पेटीएम, दूसरा है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, एक है फोन पे और फिर डी ऑप्शन है रेजर पे। इनमें से उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये है आपका बी वाला सही उत्तर यहां पर है और ये है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। अगर इसके बारे में थोड़ी सी और बात करें तो ये TUB-SDU द्वारा मूल्यांकित किया गया है और ये एक वैश्विक प्रमाणन निकाय है, यानी कि कोई भारत स्तर पर नहीं, पूरे विश्व स्तर पर इसको किया गया है। दूसरी चीज है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की जो स्थापना हुई थी, जिसने इसको प्रमाण पत्र दिया था, आपसे जीके में सवाल पूछा जा सकता है, वो 1947 में हुई थी। आप याद रख सकते हैं, बहुत ही सरल है याद रखना। और इसलिए क्योंकि भारत आजाद हुआ था उसी वर्ष ISO की स्थापना हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना उसी वर्ष हुई थी। और आपसे दूसरा सवाल बन सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा में। कौन बताएगा कि जिनेवा कहां पड़ता है? कमेंट करके फटाफट इसको बताइए आप, जिनेवा कहां पड़ता है? जिनेवा और किसके लिए जाना जाता है और किसका मुख्यालय है, ये भी आप यहां पर बताइए। और AI शब्द को पहली बार 1956 में डार्टमाउथ सम्मेलन में पेश किया गया था। आप AI सुन रहे हैं 2020 के बाद, लेकिन पहली बार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई थी 1956 में की गई थी। भारत आजाद ही हुआ था उसके 10 साल 9 साल बाद। आप सोच के देखिए। और अगर आपसे ये सवाल कहीं पूछ लिया जाए तो आप यही सोचेंगे कि नहीं, AI तो अभी जल्दी ही आया होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड 1947 में आया था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और ISO 27001 ये एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण मानक है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन से संबंधित ये भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल है, डाक विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार कौन सी संस्था स्वयं सहायता समूहों को घर घर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रश्न है। इसका उत्तर दीजिए। पहला है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको आप नाबार्ड के नाम से जानते हैं, तीसरा है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं, इनमें सही आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को इसको क्यों दिया गया? आप देखिए, अगर बैंक्स की बात की जाए तो बैंक्स की शाखाएं तो अपनी ठीक हैं, सबकी हैं, लेकिन अगर पोस्ट बैंक की बात की जाती है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो जहां जहां पोस्ट ऑफिस है वहां वहां इसकी शाखाएं। और डाक विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच में अगर समझौता होगा तो यही प्रश्न से आप जान सकते हैं कि ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ होने की संभावना ज्यादा है। अगर हम देखें तो बचत, भुगतान और प्रेषण, घर घर बैंकिंग सेवाएं अगर देना है तो इन तीनों के लिए सबसे अच्छा माध्यम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। और वो डिजिटलाइज हो गया तो और अच्छा हो गया। ये जो पहल है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को औपचारिक वित्तीय भागीदारी में लाने के लिए डिजिटल उपकरण और POS मशीनों से लैस करेगी। अब आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो ये बहुत पहले नहीं हुई है, अभी 7-8 साल ही हुए हैं, 2018 में। और मंत्रालय कौन सा है? संचार मंत्रालय। संचार मंत्रालय के भाई चिट्ठी कौन ले जाएगा? संचार की बात है ना, तो उसी ने किया था। और भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई थी? पिन कोड
तेरे पिन कोड का नंबर, वो वाली पिन कोड प्रणाली। सब लोगों को पहले पिन कोड नंबर जरूर याद होते थे, जैसे आप फोन नंबर याद होते हैं, जैसे हर जगह का पिन कोड नंबर होता है, हमारे यहाँ का 226012 है, ठीक इसी तरीके से होता है ना। अच्छा, कौन बताएगा कि जैसे 226012 अगर पिन कोड नंबर है तो इसमें पहला वाला जो ये 2 है, 22 का जो आगे का 2 है, ये 2 क्या दिखाता है, और कौन कौन से अक्षर क्या दिखाते हैं, मतलब इसमें जो अंक लिखे हुए हैं, अक्षर नहीं अंक जो लिखे हुए हैं वो क्या दिखाते हैं, तो ये आप हमको बताइएगा, ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो ये इतिहास में अगर हम जाएं तो कब शुरू हुआ था, 1854 की बात है। और किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था, स्थापना कब हुई थी, तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1854 में, और इस समय कौन था, ये डलहौजी था, डलहौजी, जिसके समय इसको शुरू किया गया था, ठीक है। अच्छा, एक और आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि भारत में पिन कोड जो है अगर ये ना हो तो क्या दिक्कत होगी, इसको बस सोचिएगा, बताना नहीं है। अगर पिन कोड ना हो तो क्या दिक्कत होगी, क्या जहां पर चिट्ठी भेजनी है वहीं पर जाएगी, या क्या दिक्कतें होंगी, जरा इसको सोचिएगा, कितनी साइंटिफिक प्रणाली है। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण में किस देश को फोकस देश के रूप में नामांकित किया गया है, कौन सा देश है जो फोकस देश है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कतर, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, कौन सा देश है जो फोकस देश है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। किसको, स्पेन को फोकस देश के रूप में किया गया है। और जो कतर है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये आपका अतिथि देश है। कतर जो है इसको अतिथि देश के रूप में रखा गया है, यानी कि ये गेस्ट कंट्री है। अगर गेस्ट कंट्री पूछा जाएगा तो ये है, फोकस कंट्री पूछा जाएगा तो स्पेन है, ठीक है। आयोजन जो हो रहा है ये भारत मंडपम में हो रहा है। भारत मंडपम आप जानते हैं, पहले इसको प्रगति मैदान के नाम से जाना जाता था, तो भारत मंडपम में इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। थोड़ी सी बातें और इसके बारे में देखते हैं। जो एनबीटी इसका आयोजन कर रहा है, और एनबीटी की जो स्थापना हुई थी ये 1957 में हुई थी। एनबीटी का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है, नेशनल बुक ट्रस्ट। ये 1957 में स्थापित हुआ था, कई बार जीके में सवाल पूछा गया है। और पहला नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 1972 में शुरू हुआ था, 1972 से होता आ रहा है। लेकिन इस बार की खास बात है, इसका पहली बार निशुल्क आयोजन, इसमें इस बार एंट्री फीस नहीं ली जा रही है, निशुल्क आयोजन किया जा रहा है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए, स्टेटमेंट में देके पूछ लिया जाए कि निशुल्क आयोजन पहली बार कब किया गया, या ऐसे लिख दे कि निशुल्क आयोजन इस बार हुआ है या फीस के साथ हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। बाकी इसमें एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है, जब पुस्तकों की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इंटरनेशनल बुक एंड कॉपीराइट डे ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है, कई बार ये सवाल पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का हालिया सम्मेलन मुख्य रूप से किस आगामी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारी पर केंद्रित था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नई दिल्ली में अभी ये अधिकारियों का सम्मेलन हुआ है, तो किसके लिए ये हुआ है, तो ये हुआ है भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 की तैयारी के लिए। यानी कि 2026 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन भारत में होने वाला है, उसकी तैयारी के लिए यहां पर इसको आयोजित किया गया है। अब यहां पर एक सवाल आपका यह बनता है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी। एक तो तिथि भी आपसे पूछ लेता है और इसका डे भी मनाया जाता है, तो दोनों चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 25 जनवरी 1950 को हुई थी, है ना। 2026 में ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जो लोकतंत्र की मजबूती है वो पुख्ता होती है, कि भारत केवल एक लोकतंत्र ही नहीं विश्व स्तर पर प्रतिनिधित्व भी कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और संविधान का जो अनुच्छेद 324 है जिसमें निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों की बात की गई है, आपसे सीधा सवाल पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों की बात किस आर्टिकल में की गई है। बात समझ में? ये जो सम्मेलन होगा ये वास्तव में
भारत की साख को मजबूत करेगा, है ना। और हमारी जो चुनाव आयोग की एक ट्रेनिंग विंग है, एक प्रशिक्षण जो शाखा है, वो इसको आयोजित कर रही है, यानी कि एक कार्यशाला का भी यहाँ पर साथ साथ में आयोजन हो जाएगा। ठीक है। और इसकी एक चीज, एक प्रश्न और आप लोग बताइए कि जो चुनाव आयोग का जो आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो कभी भी ये सवाल पूछा जाए तो आप ध्यान रखिए, इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। 2023-24 के पशुधन क्षेत्र के आंकड़ों के आधार पर वर्तमान कीमतों पर कुल कृषि सकल मूल्य वर्धित में पशुधन का वर्तमान योगदान क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान में कितना योगदान है आपसे पूछा जा रहा है। कुल कृषि सकल मूल्य वर्धित में कृषि का जो जीवीए है उसमें पशुधन का योगदान कितना है? तो मोटे मोटा दिमाग में बिठाए रहिएगा, 1/3 के आसपास, यानी कि 30% के आसपास है। 30.87% ये योगदान है। ठीक है। और वैसे देखा जाए कि कुल अर्थव्यवस्था के जीवीए में पशुधन का योगदान निकाला जाएगा तो वो कितना आएगा? तो वो 5.49 है। अगर टोटल में देखेंगे तो 5.49% हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुल कृषि में देखेंगे तो कृषि के अंतर्गत इसका कितना हो जाएगा? ये 30.87% हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पशुधन क्षेत्र का योगदान कुल अर्थव्यवस्था में 5.49 है। और एक फैक्ट आपसे बार बार पूछा जाता है कि भारत विश्व में दूध उत्पादन में किस स्थान पर है? तो भारत पहले स्थान पर है। लगातार ये बना हुआ है, पहले स्थान पर है। और दूध उत्पादन में पहले स्थान पर आया कैसे? तो हमारे यहाँ स्वायत्त क्रांति चलाई गई। तो जो स्वायत्त क्रांति चलाई गई वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक थे। वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड चलाया था। 1970 की बात है। कब चलाया गया था? 1970 की बात है। वर्गीज कुरियन ने इसको चलाया था दूध की कमी को पूरा करने के लिए। बात समझ में आई? और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड हमारे यहाँ गठित किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? आणंद में है। आणंद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आणंद है वो पड़ता है आपका गुजरात में, और यहीं पर मुख्यालय है किसका? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का, गुजरात के आणंद में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनका नाम बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। वर्गीज कुरियन, जो स्वायत्त क्रांति है, जो फ्लड रेवोल्यूशन इसको बोलते हैं, सॉरी व्हाइट रिवोल्यूशन इसको बोलते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी मैं गलत बोल गया, मतलब व्हाइट रिवोल्यूशन इसको बोलते हैं, स्वायत्त क्रांति। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपसे पूछा जाता है। केंद्र सरकार ने गुजरात में सड़क परियोजनाओं के लिए CRIF के तहत 1078 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। संक्षिप्त नाम CRIF का अर्थ क्या है? आपसे कभी कभी फुल फॉर्म ऐसे पूछ लिया जाता है। तो यहां पर जो CRIF है ये फुल फॉर्म है सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का, है ना। सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ये फुल फॉर्म ही इसका हो जाएगा। और ये जो निवेश किया जा रहा है ये PM गति शक्ति पहल के अनुरूप किया जा रहा है, जो उसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाती है। PM गति शक्ति के अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाती है उसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की जो बात की जाती है उसके अंतर्गत इसको किया जा रहा है। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गुजरात की 41 सड़क विकास परियोजनाओं के लिए राशि इसमें आवंटित की गई है। 2018 में केंद्रीय सड़क कोष का नाम बदलकर केंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष किया गया था। इसके पहले इसका नाम था केंद्र सड़क कोष। ये पेट्रोल और डीजल पर जो लगाया गया सेस होता है ना, उसी से इस कोष में पैसा इकट्ठा किया जाता है। जब आप डीजल खरीदते हो, पेट्रोल खरीदते हो, तो उसमें आप सेस देते हो, उपकर देते हो, उसी से इसमें पैसा जमा किया जाता है। CRF जो है केंद्रीय सड़क कोष, ये 2000 में गठित किया गया था। जो CRF था जिसका नाम 2018 में बदल कर रखा गया CRIF। तो 2000 में इसका गठन हुआ था, एक अधिनियम लाया गया था, उस समय इसका गठन किया गया था। और प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय जो प्लान है वो कब लॉन्च हुआ था, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। गति शक्ति प्लान, जो प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान है, वो 2021 में लॉन्च किया गया था। PM गति शक्ति जो योजना है, PM गति शक्ति, तो ये कब आई थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 2021 में आई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है।
कई सवाल आपके तैयार हो गए। अगर आप डेली हमसे जुड़कर ऐसे ही प्रश्नों को तैयार करना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करिए, उसको ज्वाइन करिए, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेगा और ऐसी ही तैयारी आपकी स्टैटिक जीके के साथ होती रहेगी। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। महिला एवं बाल कल्याण के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए पंखुड़ी पोर्टल के माध्यम से हितधारकों द्वारा किए गए योगदान पर कौन सी विशिष्ट शर्त लागू होती है? केवल नगद दान की अनुमति है, केवल अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन योगदान दे सकते हैं, योगदान केवल नगद के अलावा अन्य माध्यमों से भी स्वीकार है, सभी अनिवासी भारतीयों के लिए अनिवार्य योगदान किया गया है। अच्छा, अगर इस प्रश्न को थोड़ा सा लॉजिकल देखा जाए तो एक प्रश्न तो ये बनेगा कि महिला एवं बाल कल्याण ने पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। अब अगर कोई इसमें देना चाहता है दान तो ऐसा क्या होगा कि योगदान केवल नगद लिया जाएगा, अन्य माध्यमों से भी दे सकते हैं। तो आजकल का जमाना आप देखिए, डिजिटलाइज जमाना है, लोग ट्रांसफर करते हैं सीधे क्यूआर कोड पे। तो आप सब्जी खरीदते हैं, मूंगफली खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, तो लॉजिकल तो यही हुआ। और दूसरा प्रश्न यहां पर यह आपसे बन सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो ये पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, इसमें ये काम करेगा, है ना। अच्छा, दूसरा प्रश्न है जो हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, जिसको आईसीडीएस कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भारत में 2 अक्टूबर 1975। स्थापना से ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा शुरुआत कब की गई थी, कब शुरू की गई थी? तो गांधी जी का 2 अक्टूबर को जन्म हुआ, गांधी जयंती पर बहुत सारे कार्यक्रम हमारे यहाँ शुरू होते हैं, तो 1975 में इसकी शुरुआत होती है। और जितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण टू जीरो कुपोषण दूर करने का जो प्रमुख कार्यक्रम है वो इसी के अंतर्गत ये चल रहा है, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र का जो कॉन्सेप्ट था वो बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट था, बच्चों को बचपन से पढ़ाई लिखाई भी मिले और उनके पोषण पर भी ध्यान दिया जाए, तो वही कार्य इसके अंतर्गत किया जा रहा है, ठीक है। और जो सीएसआर का नाम आपने सुना है ना, सोशल कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, दो उसी को मतलब को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसमें अनिवार्य बनाया गया था, इसमें अनिवार्यता दी गई थी। तो उसी के तहत आप जो ये पंखुड़ी कार्यक्रम में योगदान की बात कर रहे हैं, तो उसी के तहत इसको लाया गया है कि आप इसमें योगदान कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप नगद दें, नगद के साथ साथ अन्य माध्यमों से भी यहाँ पे पेमेंट स्वीकार होते हैं। 8वां प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए आधिकारिक शुभंकर उदय को किसने डिजाइन किया है? पहला एक प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि आधिकारिक शुभंकर क्या है इसका, तो उसका नाम है उदय, और इसको डिजाइन किसने किया है? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ पर आपके सामने रखा गया है। उनका नाम है अरुण गोकुल, और ये कहाँ के हैं? केरल के। ये भी ध्यान रखना है कि ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो ये केरल के रहने वाले हैं। आपको याद है जब शुरुआत में जब आधार आया था तो सबसे पहले किसका बना, ये भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। जब रुपये का साइन आया था तो उसको किसने डिजाइन किया, किसी को याद है? जरा बताइए हमको कमेंट करके। जैसे जो अब आज का करंट अफेयर है उसमें से कुछ फैक्ट स्टैटिक जीके बन जाते हैं, तो जरा हमको बताइएगा, ठीक है। तो ये केरल के अरुण गोकुल है जिन्होंने इसको डिजाइन किया है। और एक इसमें नाम आता है रिया जैन का, रिया जैन, ये देखिए यहां पर दिया है। रिया जैन ने, जो कि ये भोपाल की हैं, रिया जैन फ्रॉम भोपाल, इन्होंने उदय नाम रखने का, ये जो शुभंकर है उदय, ये नाम रखने का सुझाव इन्होंने दिया था, ठीक है। अगर हम बात करें UIDAI की, तो पहला आधार कार्ड मैंने आपसे बताया था ना कि 2010 में महाराष्ट्र में जारी किया गया था, अभी मैंने पूछा आपसे, तो ये रंजना सोनवड़े को जारी किया गया था। उदय को जब अभी शुरू किया गया तो ये फिर से चर्चा में आया है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो प्राधिकरण है वो कैसा प्राधिकरण है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये स्टैट्यूटरी यानी एक वैधानिक प्राधिकरण है, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2016 का एक अधिनियम है, उसी के तहत, है ना, जो आधार अधिनियम है UIDAI, उसको 2016 के अधिनियम के तहत ये स्टैट्यूटरी का दर्जा मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और
एक आधार परियोजना के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये नंदन नीलकेणी थे। बहुत बार सवाल पूछा गया है, कौन थे, नंदन नीलकेणी। अगला प्रश्न, विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 के दौरान कौन से इसरो अंतरिक्ष यात्री प्रतिभागियों के साथ बातचीत करने के लिए निर्धारित है। विकसित भारत युवा नेता संवाद, जो विकसित भारत युवा नेता संवाद चलाया जा रहा है, ये किससे बात करने के लिए है, कौन उसमें आपसे बात करेगा। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राकेश शर्मा, कल्पना चावला नहीं, शुभांशु शुक्ला, यानी ये शुभांशु होगा, ये थोड़ा सा ये गलत अंग्रेजी में देखिए सही लिखा है, शुभांशु शुक्ला और प्रशांत नायर, एम सोमनाथ और के सिवान, अजीत डोभाल और मनसुख मंडाविया। ये तो आप ऐसे ही निकाल देंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। 3 ऑप्शन में आपको ये आप निकाल दीजिए। अब 2 बचे, इसी में से बताना है, और आप जान ही गए होंगे कि ये शुभांशु शुक्ला और प्रशांत नायर। बहुत सारे सवाल कॉमन सेंस पे हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अब विकसित भारत युवा नेता जो संवाद है, इसका भी दूसरा संस्करण है। ये कौन सा संस्करण है इसका, ये दूसरा संस्करण, और इसमें ये बातचीत शुभांशु शुक्ला और प्रशांत नायर ये लोग करेंगे। और ये कार्यक्रम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा जो दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती सुमेलित करने में कई बार आपसे पूछी जाती है, तो ये 12 जनवरी इसी के अवसर पर आयोजित होगा। और गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, गगनयान जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, तो आप तुरंत बताएंगे गगनयान। और इसरो की स्थापना भी आपसे पूछी जाती है, वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और डॉक्टर विक्रम साराभाई का सबसे महत्वपूर्ण इसमें योगदान था, ठीक है। अब एक सवाल बनता है, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने कहां पर विश्व धर्म संसद को क्या किया था, याद है आपको। यह फैक्ट कई बार ये सवाल पूछा गया है। तो इन्होंने संबोधित किया था, और ये कहां पर किया था, ये किया था शिकागो में। कहां पर किया था, शिकागो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, बार बार ये पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड है, इसलिए यहां पर ये जानना जरूरी हो जाता है। और अंतिम सवाल है आज का, और जाने से पहले अगर आपको मेरे पढ़ाने का और साथ में कंटेंट जो हमने दिया है, तरीका और कंटेंट दोनों पसंद आया है, तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको लगता है कि ये दूसरों के भी काम आ सकता है, तो एक शेयर भी बनता है। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर ये 20 मिनट जो आपने हमारे साथ गुजारे हैं, लगभग 20 मिनट की क्लास ये हर दिन रहेगी, अगर ये आपके काम की है तो आप रोज यहां पर आइए। आपको ये क्लासेस तो रेगुलर मिलेंगी ही, बाकी सारी विषय की, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, सब हम एक सीरीज चलाने जा रहे हैं। सब का लाभ आपको मिलेगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। और हम लोग डेली करंट अफेयर तो करेंगे ही, वीकली इसका रिवीजन करेंगे, जिससे कि ये सवाल जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये ऐसा ना रहे कि आपने एक बार पढ़ा फिर भूल जाए। और फिर मंथली भी इसको हम रिवाइज करेंगे, तो सारा क्रम आपका चलता रहे। इसलिए इस चैनल से, रैंकर्स नामा से जुड़ना बहुत जरूरी है। अंतिम सवाल देखते हैं। भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण में प्रदान की गई स्वगणना सुविधा के लिए विशिष्ट समय सीमा क्या है। जो स्वगणना सुविधा है उसके लिए समय सीमा क्या रखी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये रखी गई है 15 दिन। कितनी रखी गई है, 15 दिन। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए 2027 में जो ये स्वगणना सुविधा है, ये घर घर जाकर जनगणना शुरू होने से पहले का दिन है। 15 दिनों के लिए ये उपलब्ध होगी। पहले 15 दिन, यानी कि अभी जनगणना शुरू होगी उसके 15 दिन पहले की बात है स्वगणना। भारत की पहली डिजिटल जनगणना है जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग होने जा रहा है। पेपरलेस होगी, किसी भी तरीके का कोई पेपर खर्च नहीं होगा, सारा कुछ ऐप पे होगा, मोबाइल पे होगा। SIR का काम जैसे हुआ है वैसे ही होगा। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन अगर नियमित जनगणना पूछी जाती है तो 1881 बोला जाता है, नियमित शब्द जब लगाया जाता है। लेकिन प्रथम जनगणना अगर ऐसे पूछा जाएगा, नियमित शब्द नहीं है, या ऐसे पूछ रहा है कि प्रथम जनगणना कब है, तो आप 1872 ही टिक करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हर आयोग इसको पूछता है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि सेंसस एक्ट हमारे यहां कब पास किया गया था, तो 1948 में। भारत जैसे आजाद हुआ तुरंत उसके बाद 1948 में भारत आजाद हुआ, तुरंत जनगणना, ऐसे याद रखिए 1948 में पारित किया गया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत यह आता है। पहली नियमित जनगणना जब हुई थी 1881 में, तो उस समय कौन था जिसके समय हुई थी? 72 में तो मेयो था, लेकिन 81 में कौन था? क्या? गवर्नर। बताइए, आपको पता है क्या? 1881 में रिपन आ गया था। कौन था? ये रिपन आ गया था, ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हो सकता है जैसे मेयो तो याद है 1872 में कि मेयो था, लेकिन 81 में ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली नियमित जनगणना हुई थी। तो 2027 की जनगणना, जिसमें हम लोगों को भी एंट्री तो करानी ही होगी, वो पूर्णतः डिजिटलाइज होगी। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये पीडीएफ अभी मैं ड्राइव लिंक के द्वारा यहीं पे नीचे कमेंट बॉक्स जो होता है वहीं पे डाल दूंगा, वो पिन रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और आगे पीडीएफ आपको, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत आसान रहता है देना, तो वहां पर दिए जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, रैंकर्स नामा के टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए। मिलते रहेंगे, ऐसे ही डिस्कशन करते रहेंगे। जय हिंद।